प्रदेश जिला आगरा विधानसभा फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के उत्तर प्रदेश जिला आगरा प्राथमिक विद्यालय किरावली प्रथम में आज भाग संख्या 189, 190, 191, 192, 198 और 203 के मतदाता सूची प्रभारियों ने सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदाताओं कार्यों का संचालन किया। भाग संख्या 189 के बीएलओ राजकुमार, 190 की बीएलओ रुचि सक्सेना, 191 की बीएलओ प्रेरणा पांडे, 192 की बीएलओ संजू, 198 के बीएलओ आलोक दीक्षित और 203 के बीएलओ अजमत अली पूरे समय स्थल पर मौजूद रहे। सुपरवाइजर लोकेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि जिन मतदाताओं को अभी तक ईएफ फॉर्म नहीं मिले थे उन्हें फॉर्म वितरित किए गए हैं। वहीं जिन्होंने फॉर्म भरकर जमा कर दिए थे उनके फॉर्मों को ऑनलाइन अपलोड किया गया है। किरावली उपजिलाधिकारी नीलम तिवारी ने स्थल पर पहुंचकर कार्यों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। स्थानीय लोगों ने बीएलओ टीम की उपस्थिति और व्यवस्थाओं की सराहना की। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। प्रदेश जिला आगरा विधानसभा फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के चौधरी बाबूलाल जी के अथक प्रयास और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश की बदौलत दी गई 2 नई सड़कों का कायाकल्प 181.60 लाख रुपए का होने जा रहा है। किरावली भवन व पूरा से कुंडा वाले हनुमान जी मंदिर नगला बहरावती तक सड़क का नवनिर्माण लंबाई 2 किलोमीटर लागत 110.53 लाख रुपए। सामरा उत्तुमार्ग से ताल वाले हनुमान जी मंदिर तक सड़क का नवनिर्माण लंबाई 1.075 किलोमीटर लागत 71.07 लाख रुपए। उक्त दोनों मार्गों के निर्माण के लिए विधायक जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए पत्र लिखा था। पत्र का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री जी को आदेश पर लोक निर्माण विभाग के द्वारा धर्मार्थ योजना के अंतर्गत दोनों सड़कों के लिए स्वीकृति मिली है और यह जानकारी विधायक प्रतिनिधि डॉक्टर रामेश्वर चौधरी ने दी। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। बड़ी खबर साइबर से सर्विलांस साइबर काउंटर इंटेलिजेंस ताजगंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। होटल में गुप्त मीटिंग कर साइबर फ्रॉड की तैयारी कर रहे गिरोह के 8 आरोपी दबोचे गए। 42 एटीएम, 11 चेकबुक, 9 मोबाइल, नेपाली मुद्रा, कार समेत बड़ी मात्रा में सामान बरामद। ऐप के जरिए लाखों करोड़ों की साइबर ठगी करते थे गिरफ्तार अभियुक्त। पूछताछ में खुलासा, व्हाट्सएप ग्रुप से चलता था पूरा रैकेट। दिल्ली, आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, फिरोजाबाद के आरोपी शामिल। खातों की व्यवस्था करने पर अभियुक्तों को मिलता था 2% कमीशन। दुबई में प्रशिक्षण पाकर भारत में शुरू किया था साइबर क्राइम। थाना ताजगंज में धारा 318, 4, 111, 3, 61(2) बीएनएस में मुकदमा दर्ज। आरोपी कई राज्यों में साइबर ठगी, चोरी, धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट के मामलों में वांछित। गैंग से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी पुलिस। साइबर सेल का खुलासा क्या गिरफ्तारी? देखिए, हमारी साइबर सेल टीम ने और साइबर सर्विलेंस और काउंटर इंटेलिजेंस टीम को इनपुट मिला था कि कुछ लोग आगरा के एक होटल में इकट्ठा हुए हैं म्यूल अकाउंट्स लेकर उसमें साइबर ठगी करने के लिए। उसी क्रम में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 लोगों के ऊपर पहले से मुकदमे दर्ज हैं साइबर फ्रॉड के और अलग अलग राज्यों में। इनके पास से हमें 42 एटीएम कार्ड्स और 11 चेकबुक और अन्य डिटेल्स मिली हैं। ये इनमें से 2-3 लोग डायरेक्ट विदेश में बैठे जो साइबर अपराधी हैं, साइबर ठग हैं, उनके सरगना हैं, उनके संपर्क में थे। वे उनके इशारे पर ये भारत में बैठे भोले भाले लोगों के अकाउंट, म्यूल अकाउंट्स खुलवाकर उन अकाउंट्स की डिटेल्स उनके पास भेज देते थे, जिसमें फिर साइबर ठगी का पैसा लोगों से लेकर घुमाया जाता था। इसके बदले में सर इनको कोई कमीशन मिलती है? इन्होंने 2% कमीशन की बात अभी स्वीकार की है कि हर एक अकाउंट्स पे जो भी ट्रांजैक्शन होता था तो उसे इन्हें 2% का मुनाफा इन्हें भी मिलता था। बाकी जो भोले भाले लोगों के अकाउंट खुलवाए जाते थे तो उन्हें पर्सन टू पर्सन वरी करता था। किसी को कुछ 1000 रुपये देकर भी उनके अकाउंट खुलवाकर उनकी जानकारी विदेश में बैठे लोगों के साथ साझा की जाती थी। कितना अमाउंट ट्रांजेक्शन हुआ कुछ पता चला? देखिए, इनके अभी तक जो प्रथम दृष्टया है, इनके पास से कुछ अकाउंट्स जो इन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से अन्य सोर्सेज के माध्यम से शेयर किया है, उनमें कुछ पे एनसीआरपी कंप्लेंट्स भी है। बाकी चूंकि अभी हमारी टीम इस पर काम कर रही है तो आगे आने वाले टाइम में और भी जानकारी आएंगी कि कितने अकाउंट्स में इन्होंने। मशीन के बारे में बताया, ये मशीन मतलब किन लोगों के पास है, किस तरह से बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कैसे सफल हो पा रहे हैं? देखिए, इन लोगों ने बताया है कि जब इनसे पूछा गया कि ये धोखाधड़ी की रकम को कैसे विदेश में बैठे ठग निकाल लेते हैं तो उनके द्वारा बताया गया और कुछ चीज़ें दिखाई भी गई कि कुछ मशीन्स और सॉफ्टवेयर्स का वो लोग यूज़ करते हैं, जिसमें कार्ड की डिटेल्स डालकर, जो कि करंट अकाउंट से लिंक रहता है, उसकी डिटेल्स डालकर ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन शुरू हो जाता है। फिर वो अलग अलग अकाउंट के माध्यम से रोटेट किया जाता है और फिर वो क्रिप्टो को में कन्वर्ट करके या अन्य माध्यम से विदेश में बैठे साइबर ठगों के पास तक तो पहुंचाया मशीन जाता के है। बैंक इन्हें दे रहा है, कौन दे रहा है?
देखिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि ये मशीन विदेश में बैठे लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जा रही है, तो उसके बारे में अभी तक ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। बाकी उसके बारे में भी जानकारी एकत्रित की जा रही है। तो तो ये पहले पैसा कहाँ से आ रहा था, किस तरह से उनके पास इनपुट कैसे हो रहा था पैसे का? देखिए, इसमें 3 लोग डायरेक्टली विदेश में बैठे ठगों के संपर्क में हैं, जो कि उनके पास चैटिंग भी है, उनके पास से कुछ लोगों की आईडीज़ भी मिली हैं, जो कि विदेश के रहने वाले हैं। वो ज़रूरत के हिसाब से इन लोगों को अपना रिक्वायरमेंट बताते थे और उसी के आधार पर ये लोग यहाँ भोले-भाले व्यक्तियों के करंट अकाउंट खुलवाकर उन्हें भेज देते थे, जिसमें फिर साइबर ठगी की जाती। सर मशीन की जो बात आ रही है वो उन लोगों को ट्रेंड भी किया जा रहा है, कुछ ऐसा सामने आया है? देखिए, अभी उस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अभी तो सिर्फ हमें ऐसा पता चला है कि सॉफ्टवेयर और मशीन का यूज़ विदेश में बैठे ठग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से बहुत मोटी रकम को अलग-अलग अकाउंट्स में रोटेट कर कर उसका ट्रांजैक्शन किया जाता है। पहले भी कई मामलों में पुलिस खातों को लेकर खुलासा कर चुकी है। खाते खुलवाए जाते थे, ठगी की जाती थी, उन खातों में रकम की जाती थी। क्या ये गैंग भी उन्हीं पहले जो कंबोडिया का जो गैंग था उन्हीं के लोगों के संपर्क में था, ये अलग है? सभी जानते हैं कि साइबर अपराध कारित करने वाले अपराधी और इसके मोडस ऑपरेंडी में अलग-अलग लेयर होती हैं। इसमें एक तो इनके मुख्य साजिशकर्ता होते हैं, जो कि विदेश में बैठकर ये पूरा-पूरा ऑपरेट करते हैं। दूसरे इंडिया में बैठे इनके हैंडलर होते हैं, जो इन्हें रिसोर्सेज उपलब्ध कराते हैं। रिसोर्सेज चाहे भोले-भाले लोगों को साइबर स्लेवरी के माध्यम से विदेश भेजना हो, उन्हें म्यूल खाते उपलब्ध कराना हो या फिर सिम या सिम बॉक्स के माध्यम से उन्हें यहाँ बैठे लोगों की जानकारी देना हो। तीसरे वो लोग जो कि इनके झांसे में आकर लोगों के अकाउंट खुलवाकर इन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो पिछले केस में हम लोगों ने विदेश में जो जाकर ये पूरा साइबर अपराध कारित करते थे उन लोगों को अरेस्ट किया था। आज में जो इनके हैंडलर्स हैं, साथ ही साथ जो इनके अकाउंट्स खुलवाते हैं, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। थैंक यू। ये सर आगरा कब आए? आगरा प्रदेश जिला आगरा विधानसभा फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के अंतर्गत चौधरी बाबूलाल जी के अथक प्रयास और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश की बदौलत दी गई 2 नई सड़कों का कायाकल्प 181.60 लाख रुपए का होने जा रहा है। किरावली भवन व पूरा से कुंडा वाले हनुमान जी मंदिर नगला बहरावती तक सड़क का नवनिर्माण लंबाई 2 किलोमीटर लागत 110.53 लाख रुपए। सामरा उत्तमार्ग से ताल वाले हनुमान जी मंदिर तक सड़क का नवनिर्माण लंबाई 1.075 किलोमीटर लागत 71.07 लाख रुपए। उक्त दोनों मार्गों के निर्माण के लिए विधायक जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए पत्र लिखा था। पत्र का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री जी को आदेश पर लोक निर्माण विभाग के द्वारा धर्मार्थ योजना के अंतर्गत दोनों सड़कों के लिए स्वीकृति मिली है और यह जानकारी विधायक प्रतिनिधि डॉक्टर रामेश्वर चौधरी ने दी। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजा स्थापना किए जाने की हर्षोल्लास खबर के बाद आज कृष्ण जन्मभूमि परिसर के द्वार पर सनातनी हिंदुओं ने मिठाई वितरण कर अपनी खुशी व्यक्त की। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा भगवा ध्वज फहराया गया और जय श्री राम एवं जय श्री कृष्ण के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण में मुख्य हिंदू पक्षकार पंडित दिनेश फलाहारी महाराज ने कृष्ण जन्मभूमि गेट नंबर 1 पर उपस्थित श्रद्धालुओं को मिष्ठान वितरित किया और इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि बरसों बाद यह गौरवशाली अवसर आया है और ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर के सनातनी हिंदुओं के लिए गर्व का अद्भुत क्षण है। हमें पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय के माध्यम से संपूर्ण कृष्ण जन्मभूमि परिसर एक सनातनी हिंदुओं की विजय का प्रतीक बनेगा। इस मौके पर ब्रज धर्माचार्य परिषद के संयोजक पंडित राजेश पाठक, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय सचिव पंडित जयराम शर्मा, इसके साथ ही साथ तमाम लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी श्रीमान योगी जी, राज्यपाल महोदया, मंचस्थ सभी मान्यवर, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रीमान दालमिया जी, कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी
रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई, ध्वजारोहण हो गया, राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। ध्वज प्रतीक होता है। इतना ऊंचा ध्वज चढ़ाना कितना समय लगा आप जानते हैं? मंदिर बनने में भी समय लगा। 500 साल छोड़े तो भी 30 साल तो लगे ही। उस मंदिर के रूप में हमने कुछ तत्वों को ऊपर पहुंचाया है। सारा विश्व जिससे ठीक चलेगा, अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन से लेकर तो सृष्टि जीवन तक सबका जीवन जिससे ठीक चलेगा, वो धर्म, उस धर्म का प्रतीक भगवा रंग, वह इस ध्वज का रंग है। ये धर्म ध्वज है। इस धर्म ध्वज पर रघुकुल का प्रतीक कोविदार वृक्ष है। वैसे रूप देखा जाए तो कचनार जैसे लगता है। और जो खोजी लोग हैं वो खोज कर कह रहे हैं कि मंदार और पारिजात दो वृक्षों का एक तरह से संकर है। दोनों वृक्षों के गुण, ये दोनों वृक्ष देव वृक्ष कहलाते हैं। दो देव वृक्षों के गुणों का समुच्चय ये वृक्ष है। और ये वृक्ष उस रघुकुल की सत्ता का प्रतीक है। वो सत्ता वृक्ष से व्यक्त होती है, जिसके बारे में कहा गया, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे। सबके लिए छाया देते हैं, स्वयं धूप में खड़े रहकर। फलान्यपि परार्थाय, फल स्वयं उगाते हैं, दूसरों के लिए बांट देते हैं। वृक्षा सत्पुरुषा इव, वृक्ष सत्पुरुष होते हैं। और कचनार के गुण औषधि भी है। कचनार के वृक्ष का अन्न में भी उपयोग है। सब प्रकार से उपयोगी इस वृक्ष का प्रतीक हमने लगाया है। धर्म जीवन ऐसा जीवन होता है। और ये जीवन जीना है, उस जीवन की प्रतिष्ठा करनी है, इस जीवन का झंडा शिखर तक पहुंचाना है। चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, चाहे जितनी कठिनाइयां हो, साधनहीनता हो, सारी दुनिया स्वार्थ में बहती होगी, लेकिन हमारा संकल्प है, सूर्य भगवान उस तेज के, उस संकल्प के प्रतीक है। उनके रथ का एक ही चक्र है। 4 चाक वाली गाड़ी यहां भी एक्सीडेंट करती है तो एक चक्र चलाना है, और रास्ता खराब भी नहीं, रास्ता है ही नहीं। अधांतर में चलो रथस्य एकम चक्रम। रथ चलाने के लिए 7-7 घोड़े, उनको नियंत्रण करने के लिए सांपों के लगाम है, और रास्ता नहीं है, और सारथी जो है उसके पैर नहीं है। ऐसी गाड़ी चल सकती है क्या? कंप्यूटर में डाटा डालेंगे, कहेंगे नहीं चलेगी। आभार व्यक्त करता हूं जिसने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना सहयोग दिया। मैं राम मंदिर के निर्माण से जुड़े हर श्रमवीर, हर कारीगर, हर योजनाकार, हर वास्तुकार,
सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, अयोध्या वह भूमि है जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। यही वह नगरी है जहां श्री श्री राम ने अपना जीवन पथ शुरू किया था। इसी अयोध्या ने संसार को बताया कि एक व्यक्ति कैसे समाज की शक्ति से, उसके संस्कारों से पुरुषोत्तम बनता है। जब श्री राम अयोध्या से वनवास को गए तो वे युवराज राम थे, लेकिन जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए। और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में महर्षि वशिष्ठ का ज्ञान, महर्षि विश्वामित्र की दीक्षा, महर्षि अगस्त्य का मार्गदर्शन, निषाद राज की मित्रता, मां शबरी की ममता, भक्त हनुमान का समर्पण, इन सब की अनगिनत ऐसे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए भी समाज की इसी सामूहिक शक्ति की आवश्यकता है। मुझे बहुत खुशी है कि राम मंदिर का दिव्य प्रांगण भारत के सामूहिक सामर्थ्य की भी चेतना स्थली बन रहा है। यहां 7 मंदिर बने हैं। यहां माता शबरी का मंदिर बना है, जो जनजातीय समाज के प्रेम भाव और आतिथ्य परंपरा की प्रतिमूर्ति है। यहां निषाद राज का मंदिर बना है। ये उस मित्रता का साक्षी है जो साधन नहीं, साध्य को, उसकी भावना को पूजती है। यहां एक ही स्थान पर माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। रामलला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। यहां जटायु जी और गिलहरी की मूर्तियां भी हैं, जो बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हर छोटे से छोटे प्रयास के महत्व को दिखाती है। मैं आज हर देशवासी से कहूंगा कि वो जब भी राम मंदिर आए तो सप्त मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं, हमारे राम भेद से नहीं, भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें वंश नहीं, मूल्य प्रिय है। उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। आज हम भी उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा, हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। जब देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र सशक्त होगा, तब संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा। और सबके प्रयास से ही 2047 जब देश
आजादी के 100 साल मनाएगा, हमें 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना ही होगा। साथियों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर मैंने राम से राष्ट्र के संकल्प की चर्चा की थी। मैंने कहा था कि हमें आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत की नींव मजबूत करनी है। हमें याद रखना है, जो सिर्फ वर्तमान का सोचते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करते हैं। हमें वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हम जब नहीं थे ये देश तब भी था, जब हम नहीं रहेंगे ये देश तब भी रहेगा। हम एक जीवंत समाज है, हमें दूरदृष्टि के साथ ही काम करना होगा। हमें आने वाले दशकों, आने वाली सदियों को ध्यान में रखना ही होगा। और साथियों, इसके लिए भी हमें प्रभु राम से सीखना होगा। हमें उनके व्यक्तित्व को समझना होगा, हमें उनके व्यवहार को आत्मसात करना होगा। हमें याद रखना होगा, राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम। दिव्य गुणे शक्र समो रामः सत्य पराक्रमः। राम यानी धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व। रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायण। राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना, प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य। राम यानी धर्म और क्षमा का दरिया। वसुधाया क्षमा गुणे है। राम यानी ज्ञान और विवेक की पराकाष्ठा। बुद्ध या बृहस्पति तुल्य। राम यानी कोमलता में दृढ़ता। मृदु पूर्वज भाषते। राम यानी कृतज्ञता का सर्वोच्च उदाहरण। कदाचन नोपकारेण कृति नैकेन तुष्यति। राम यानी श्रेष्ठ संगति का चयन। शीला वृद्धे ज्ञान वृद्धे वयोवृद्धे च सज्जनै। राम यानी विनम्रता में महाबल। वीर्यवान च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः। राम यानी सत्य का अडिग संकल्प। न च अनुत्र कथो विद्वान। राम यानी जागरूक, अनुशासित और निष्कपट मन। निस्तिंद्र अपम्रत च स्वदोष परदोषवित। साथियों, राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। और इस संकल्प के लिए आज से बेहतर दिन और क्या हो सकता है। साथियों, 25 नवंबर का यह ऐतिहासिक दिन अपनी विरासत पर गर्व का एक और अद्भुत क्षण लेकर आया है। इसकी वजह है धर्म ध्वजा पर अंकित कोविदार वृक्ष। ये कोविदार वृक्ष इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो हमारा वैभव इतिहास के पन्नों में दब जाता है। साथियों, जब भारत अपनी सेना के साथ चित्रकूट पहुंचे
तो लक्ष्मण ने दूर से ही अयोध्या की सेना को पहचान लिया। ये कैसे हुआ? इसका वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है। और वाल्मीकि जी ने क्या वर्णन किया है? उन्होंने कहा है, विराजित उद्गत स्कंधम कोविदार ध्वजः रथे। लक्ष्मण कहते हैं, राम, सामने जो तेजस्वी प्रकाश में विशाल वृक्ष जैसा ध्वज दिखाई दे रहा है, वही अयोध्या की सेना का ध्वज है। उस पर कोविदार का शुभ चिन्ह अंकित है। साथियों, आज जब राम मंदिर के प्रांगण में कोविदार फिर से प्रतिष्ठित हो रहा है, यह केवल एक वृक्ष की वापसी नहीं है, यह हमारी स्मृति की वापसी है, हमारी अस्मिता का पुनर्जागरण है, हमारी स्वाभिमानी सभ्यता का पुनः उद्घोष है। कोविदार वृक्ष हमें याद दिलाता है कि जब हम अपनी पहचान भूलते हैं तो हम स्वयं को खो देते हैं, और जब पहचान लौटती है तो राष्ट्र का आत्मविश्वास भी लौट आता है। और इसलिए मैं कहता हूं, देश को आगे बढ़ना है तो अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। साथियों, अपनी विरासत पर गर्व के साथ साथ एक और बात भी महत्वपूर्ण है, और वो है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति। आज से 190 साल पहले 190 साल पहले साल 1835 में 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। 10 साल बाद यानी 2035 में उस अपवित्र घटना को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम में आग्रह किया था कि हमें आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। साथियों, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मैकाले ने जो कुछ सोचा था उसका प्रभाव कहीं व्यापक हुआ। हमें आजादी मिली, लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। हमारे यहां एक विकार आ गया कि विदेश की हर चीज, हर व्यवस्था अच्छी है। बड़ी खबर आगरा से। थाना एकता पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। विगत 19 नवंबर को हुई मोटरसाइकिल लूट की घटना को बदमाशों ने दिया था अंजाम। मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को एकता पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल, तमंचे बरामद की। थाना एकता क्षेत्र के इनाविल रोड के सर्वेश रोड स्थित देवरी गड़ी पुलिया का मामला। नवंबर 2025 को एक बाइक लूट की घटना हुई थी। उसके कुछ दिन बाद एक मोबाइल भी लूटी गई थी। तो इस तरह से इन दोनों घटनाओं के वर्कआउट के लिए उच्चाधिकारियों द्वारा एसओजी और सर्विलांस टीम, सिटी जोन तथा थाना एकता की टीम को लगाया गया था, जिसके क्रम में आज मुखबिर द्वारा यह सूचना मिली कि जो अपराधियों द्वारा ये घटनाएं की गई हैं थाना क्षेत्र में, उनके द्वारा आज फिर एक घटना करने की कोशिश की जाएगी। इस सूचना पे संयुक्त टीम द्वारा यहाँ गढ़ी देवरी पुलिया के पास काउंटिंग की जा रही थी और वाहन चेकिंग की जा रही थी। तभी 2 बाइक पे सवार 4 संदिग्ध लोग आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने के इशारा करने पे उनके द्वारा
पुलिस टीम पे फायर किया गया, जिसमें आत्मरक्षा टीम द्वारा फायर करने पे 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी है। उनको गिरफ्तार करने पे उनका नाम सुंदर व सूरज उनके द्वारा बताया गया, जिनके पास से घटना में जो लूटी गई बाइक थी वो बरामद हुई तथा इनके साथ जो 2 अन्य अभियुक्त थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से जो मोबाइल लूटा गया था वो बरामद हुआ है। इनको चूँकि घायल थे तो उनको तुरंत हॉस्पिटल इलाज के लिए रवाना किया गया है तथा इनके पास से कुल 2 अवैध तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, लूटी गई बाइक और मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त जो अपाचे बाइक थी वो भी बरामद हुई है। फील्ड यूनिट को बुलाया गया तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू सर। नगरी अयोध्या में श्री सीताराम विवाह की निकाली गई भव्य बारात ध्वजारोहण के बाद शाम को निकली इस भव्य शोभा यात्रा में भगवान राम और उनके भाइयों के स्वरूप से ने सबको आकर्षित किया। महिलाएं नाचते गाते आगे बढ़ी, हाथी घोड़े और संत भी शामिल हुए। बैंड बाजों से शहर गूंज उठा। भक्त इस पवित्र विवाह के साक्षी बने। पूरे मार्ग में उत्सव का माहौल बना रहा। ये राम बारात कनक भवन, दशरथ महल, रंग महल, लक्ष्मण किला, जानकी महल, ट्रस्ट, हनुमत निवास और दिव्य कला कुंज से निकली, जिसमें पूरे शहर में उत्सव का रंग छा गया। अयोध्या के संत महंते ने सीताराम विवाह महोत्सव की सभी को बधाइयां दी। हाँ, बहुत सुंदर। आज अयोध्या के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज प्रधानमंत्री जी ने श्री राम जन्मभूमि पर ध्वज फहराया। यह धर्म का ध्वज था और इससे धर्म की स्थापना होगी और धर्म का चारों तरफ जो है साम्राज्य फैलेगा। सब प्रेम जय सिया राम। श्री सीताराम विवाह महोत्सव की हार्दिक शुभकामना। राम बारात में भव्य बारात निकलना चाहिए। भगवान राम की बारात है। जब आदमी का बारात इतना बढ़िया निकलता है तो राम जी का क्यों नहीं निकलेगा। इसलिए राम जी का भव्य बारात निकलना ही चाहिए। जय सिया राम। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल से ये सुंदर दिव्य महोत्सव के रूप में श्री राम बारात निकली है। श्री सीताराम विवाह महोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल बधाई। सभी लोग आएँ और यहाँ बारात के दर्शन करें। श्री सीताराम विवाह महोत्सव में सब लोग भाग लें और जीवन को सफल बनाएं, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। सादर जय सिया राम। ऐतिहासिक नहीं, महाऐतिहासिक है। इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। आज श्री सीताराम विवाह महोत्सव के पावन अवसर पर श्री रामचंद्र भगवान का और श्री राम जन्मभूमि में ध्वजारोहण का भी कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसलिए देश को सभी दोनों कार्यक्रम के लिए समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल से ये सुंदर दिव्य महोत्सव के रूप में श्री राम बारात निकली है। श्री सीताराम विवाह महोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल बधाई। सभी लोग आएँ और यहाँ बारात के दर्शन करें। श्री सीताराम विवाह महोत्सव में सब लोग भाग लें और जीवन को सफल बनाएं, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। सादर जय सिया राम। ऐतिहासिक नहीं, महाऐतिहासिक है। इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। आज श्री सीताराम विवाह महोत्सव के पावन अवसर पर श्री रामचंद्र भगवान का और श्री राम जन्मभूमि में ध्वजारोहण का भी कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसलिए देश को सभी दोनों कार्यक्रम के लिए समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। खबर इस वक्त आगरा से सामने आ रही है। आगरा थाना छत्ता क्षेत्र की बेलनगंज क्षेत्र में लगी आग। डीके कलेक्शन कपड़े की दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आगरा थाना छत्ता पुलिस मौके पर मौजूद। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग। कलेक्शन की आग लगी है, क्या कारण रहा है और कितनी गाड़ियाँ यहाँ मौके पर पहुँची? अभी कारण को पता नहीं चला है। जैसे हम लोगों को सूचना मिली, हम तुरंत ही फायर टेंडर का मूवमेंट किया आपने और घटना में देखा सही का ताला लगा हुआ था। फायर ब्रिगेड टीम हमारी टीम ने आकर उसका ताला काटा और आग को कंट्रोल में पाया गया। क्या कारण रहा है मतलब? अभी तो समझते जांच की जाएगी, तब पता लगेगा इसके बारे में किस चीज़ से आग लगी है। कितनी गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड? अभी हमारे पास 2 गाड़ी टेंडर मंगा रखे हैं, एक ईदगाह से मंगाया है। टोटल 3 फायर टेंडर हमारे यहाँ से मंगाई है।
प्रदेश जिला आगरा तहसील किरावली में समाजसेवी शिवभूप सिंह इंदौलिया जी के सुपुत्र आकाश इंदौलिया का 22 वर्ष की अल्प आयु में दिल्ली इलाज के दौरान आज जिंदगी की जंग हार गए। आकाश 10 दिन पहले तीसरी मंजिल की